नमस्कार, सबसे स्वागत है। कक्षा 10 का चैप्टर औद्योगिकरण का युग। तो शेखावटी का पहला प्रश्न है, निम्न में से नए युग का प्रतीक माना गया है कपास को। ठीक है, तो शुरुआत में जो है कपड़ों का निर्माण हुआ था, इसलिए बोलते हैं नए युग का निर्माण। और कपास की जो खोज है वो भारत में हुई थी। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो किसने? रिचर्ड आर्कराइट ने। औद्योगिकरण क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई? तो कहाँ पर प्रारंभ हुई? इंग्लैंड में। सबसे अधिक उद्योग कहाँ लगे? इंग्लैंड में। भाप का इंजन किसने बनाया? तो न्यूकामेन ने बनाया था। ठीक है, पहले तो बनाया था न्यूकामेन ने था, इसमें कुछ कमियां थी, इस कमियों को दूर किया जेम्स वॉट ने और उन्होंने अपने नाम से करवाया पेटेंट। तो न्यूकामेन द्वारा बनवाए गए इंजन को पेटेंट किसने किया था? जेम्स वॉट ने। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो एक मशीन है जो सूत धागा काटने का काम करती थी, तो इसका आविष्कार किया था हरग्रीव्स ने 1764 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1764 में। नेक्स्ट है, भारत में पहली कपड़ा मिल कब और कहाँ स्थापित हुई? तो पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई? 1854 में। और कहाँ पे? कोलकाता, सॉरी मुंबई में। भारत में प्रथम जूट मिल कब स्थापित की गई? तो ये 1855 बंगाल में। पर्सन उद्योग भी इसी समय प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, अंग्रेज भारतीय अफीम का निर्यात किस देश को करते थे? तो चाइना को करते थे, और बदले में वहाँ से क्या मंगाते थे? चाय कॉफ़ी। कलकत्ता जूट मिल की स्थापना कब और किसने की? तो ये 1917 में हुकमचंद नामक व्यक्ति ने की थी। भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित इलाके अर्थात एशिया के लिए आमतौर पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? प्राच्य। ठीक है, नेक्स्ट है, लघुत्रात्मक जोबर किसे कहते हैं? जोबर का अर्थ लिखना है। तो जोबर नाम से स्पष्ट है, जॉब दिलाने वाला। इन्हें अलग अलग इलाकों में उद्योगों में काम के लिए लोगों के लाने के लिए रखा जाता था। ये उद्योगों में मजदूरों की भर्ती के लिए विश्वस्त कर्मचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राच्य से आप क्या समझते हैं? तो प्राच्य से आप क्या समझते हैं? तो प्राच्य का मतलब होता था, अभी दोबारा आया, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश। आमतौर पर यह शब्द एशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पश्चिमी नजरिए में प्राच्य इलाके पूर्व, आधुनिक, पारंपरिक और रहस्यमय थे। नेक्स्ट है, आदि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? तो औद्योगिकरण के जो पहले की बातचीत है वो आदि औद्योगिकरण में जानी जाएगी। ठीक है, तो पहले लोग हाथों से काम करते थे गाँव में विशेष रूप से। औद्योगिकरण क्रांति से पहले उत्पादन होता था कहाँ पे? होता था गाँव में। यह उत्पादन बड़े पैमाने पर होता था। ठीक है, तो ध्यान रखना, गाँव में होता था उत्पादन। स्टेबलर से आप क्या समझते हैं? ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से उनको छांटता है। फुलर से आप क्या समझते हैं? जो व्यक्ति फुल करता है अर्थात चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटता है। पेशगी क्या है? तो पेशगी एडवांस पैसा देना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, तब यहाँ के किसानों को वो एडवांस में ही पैसा दे दिया करती थी, ताकि वो एक तरीके से बंद जाया करते थे, और जो भी उनका खेत में कपास उत्पादित की जाती तो वो ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी उसको खरीद लेती थी। तो भारतीय किसानों को उत्पादन करने हेतु प्रोत्साहन के रूप में किया गया अग्रिम भुगतान क्या कहलाता है? पेशगी। नेक्स्ट है, कार्डिंग से क्या अभिप्राय है? तो वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार करते हैं उसको बोलते हैं कार्डिंग। गुमास्ता का अर्थ लिखिए। तो कंपनी के बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए जाते थे, जिनको बोलते थे गुमास्ता। तो गुमास्ता और जोबर में आप फर्क समझिए। जोबर तो है जॉब दिलाने वाले, और ये जो है नजर रखने वाले। अमेरिका गृह युद्ध का भारतीय कपास के निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ा? देखो उस समय क्या हुआ था कि इंग्लैंड में जो है जितना भी कपास आयात किया जाता था वो अमेरिका से किया जाता था, परंतु अमेरिका में जब गृह युद्ध चला तो उन्होंने वहाँ से कपास जो है कच्चा माल के रूप में भेजना बंद कर दिया। उसके बाद इंग्लैंड ने किसकी तरफ रुख किया? भारत की तरफ। भारत का अधिकांश कच्चा माल वो ले गए, तो उससे क्या हुआ? कपास का निर्यात बढ़ गया, परंतु हमारे यहाँ के जो व्यापारी थे उनको अत्यधिक दामों में कपास खरीदना पड़ा। तो ये समस्याएं थी सारी। ठीक है, बाकी आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं, स्टोरी मैंने समझा दी। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार और प्रबंधन को नियंत्रित करने के लिए क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक एकाधिकारों को प्रबंधन को दो तरीकों से प्रबंधित। एक तो पहला, बुनकरों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया। गुमास्ता कहते हैं उसको, कि कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, कपड़े की गुणवत्ता की जांच करने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात किए, इनको क्या बोलते हैं? गुमास्ता। नंबर दो, पेशगी का दिया जाना। कंपनी ने बुनकरों को पेशगी उपलब्ध करवाई, अर्थात बुनकरों को माल का पूर्व भुगतान किया। इस कारण अब बुनकर अन्य व्यापारियों के साथ कारोबार नहीं कर सकते। मतलब शुरू में वो दूसरे व्यापारियों को बेचते थे, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने तरीके से उसको ये रास्ता अपनाया कि इनको एडवांस पैसा दे दिया जाए, ताकि अब वो दूसरे को कभी माल बेच ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट है, क्या आप कह सकते हैं कि औद्योगिकरण की रफ्तार तीव्र थी, या ब्रिटेन में औद्योगिकरण से उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, तो ब्रिटेन में औद्योगिकरण से उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? पहला, उद्योगों का विकास हुआ। दूसरा है परंपरागत उद्योगों का योगदान। तीसरा, गैर मशीनी क्षेत्र का योगदान। तो ये टॉपिक डाल करके आप इसको पढ़ लें और मन से लिखें। आदि औद्योगिकरण की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? यानी कि पहले की बात है ये, कब की बात है? उद्योगों से पहले की, औद्योगिकरण के युग से पहले की। यह औद्योगिकरण से पूर्व से पहले की स्थिति है, जिसमें उत्पादन कुटीर औद्योगिकरण घरेलू स्तर पर ही होता था। 17वीं तथा 18वीं शताब्दी में व्यापारियों ने शहर छोड़कर अपना व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाया था। उनका मानना था कि बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए केवल शहर में रहकर उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की पेशगी देने का वादा किया। पेशगी के कारण किसान तुरंत उत्पादन बढ़ाने के लिए तैयार हो गए। इस उत्पादन में किसान को सिमटती आय से बड़ा सहारा दिया, और इसके कारण शहर और गांव के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित हुए। यह उत्पादन की प्रक्रिया में ये जो उत्पादन की प्रक्रिया थी इसको बोलते हैं आदि औद्योगिकरण। नेक्स्ट है, औद्योगिक क्रांति से मजदूरों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो जैसे ही नौकरियों की खबर गाँव में पहुंची,
क्योंकि जब कारखाने स्थापित होने लगे शहरों में, तो गांव के लोग बड़ी संख्या में शहरों की ओर आए, परंतु शहरों में उचित रोजगार नहीं मिल सका। कई मजदूरों को उनके मौसम के अनुसार कम रोजगार मिला, जैसे मान लो सर्दी में मिल गया तो गर्मी में नहीं मिला, है ना। परंतु जैसे मान लो कोई आइसक्रीम फैक्ट्री, उसमें सर्दी में ही काम हुआ, सॉरी गर्मी में ही काम हुआ, सर्दी में उसको निकाल दिया जाएगा। तो इस प्रकार से मौसमी रोजगार मिला, परंतु नियमित काम और वेतन की कमी को देखने को मिली, मतलब परमानेंट जॉब नहीं उनको नहीं मिली। नेक्स्ट है 19वीं सदी की शुरुआत में वेतन में तो सुधार आया, परंतु मजदूरों की हालत वैसी की वैसी ही बनी रही। इसका प्रमुख कारण था समय समय पर बढ़ती कीमतें, और उन्हें जो वेतन मिलता था, लेकिन कीमतें अधिक होने के कारण उनका सामान कम पड़ता था। साथ ही बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी से घृणा करते थे। जैसे अपन ने पढ़ा था स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जब हुआ था, सूत काटने वाली मशीन, हर ग्रीव्स ने की थी उसकी जो खोज। उसके बाद में कई महिलाओं ने उस पर पथराव किया, यानी कि उसको तोड़ने का प्रयास किया, क्योंकि महिलाओं को लगा कि यदि ये सूत काटने की मशीन लग जाएगी तो हमारे काम छिन जाएगा, क्योंकि जब एक मशीन लगती है तो काफ़ी सैकड़ों लोगों का काम छिन जाता है। उनका मानना था कि वेतन बढ़ने से कुछ सुधार नहीं हुआ, इसके कारण नई प्रौद्योगिकी परिणाम स्वरूप महिला मजदूरों ने भी सूत काटने वाली नई मशीनों का विरोध किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पाठ को हमने देखा। आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।